हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यस बी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम मैथ में गणित में 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आपके हैं। ये ऑफिशियल पेपर है 2018 का, ठीक है। 2018 में भी पेपर आपका ऑफलाइन ही हुआ था और अभी जो आपका दिसंबर 2024 में पेपर होगा वो भी आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेपर हम करेंगे सॉल्व। टोटल 30 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। 30 नंबर आपकी सीडीपी होती है, उसके बाद से आपका मैथ स्टार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे 31 है, ठीक है। 31 है यहाँ पे। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए, एक बैठक हुई है, बैठक में टोटल कितने लोग हैं, 25 हैं, और 25 में से महिलाएं कितनी हैं, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि यह सदस्यों का कितना प्रतिशत थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। बैठक में जो है टोटल कितने लोग हैं, वो 25 हैं, ठीक है। सदस्य आपके 25 हैं, उसमें से 4 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि यह सदस्यों का कितना प्रतिशत। तो जब प्रतिशत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अब हम काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और इस 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 16। तो इसका आंसर होगा 16%। बस इसमें कुछ भी नहीं करना था, एकदम सिंपल सा आंसर था आपका, ठीक है। इसका आंसर होगा 16%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। यह क्वेश्चन आपसे देखिए कहां से पूछा गया है। कमी की एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी, ठीक है। यह आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना, प्रॉफिट लॉस। तो देखिए, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, लेकिन जो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, जो पहले 500 में बेची जाती थी। पहले उसका मूल्य जो है वो 500 था, ठीक है। पहले उसका मूल्य 500 था, तो मतलब कोई भी चीज होती है तो वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। वो 100% थी, तो उसको पहले वो 500 में बेचता था, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। पहले 500 में बेची जाती थी, उसके बाद क्या हुआ, एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी। तो जब 10% की कमी की, मतलब 100% में से 10% घटाएंगे तो कितना आएगा, 90%। मतलब अब उसकी जो नई कीमत होगी वो 90% पे, ठीक है। उसकी नई कीमत आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 500 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100 का 500 हो गया। तो वैसे 90 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45 होगा, कितना आएगा, 450 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 450, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए जो पहले 500 में बेची जाती थी, तो जब कोई वस्तु पहले वो 100% में होती है, तो 100 जब 100% में थी वो पहले 500 में बेची जाती थी। जब उसमें 10% की कमी हुई तो 100% से 10% घटाएंगे तो 90% आएगा। 90% देखिए, जब 100 का 500 है तो 90 का कितना होगा, 450 होगा। तो 450 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। नीचे तापमान डिग्री सेल्सियस में एक डेटा सेट दिया गया है। डेटा का परिसर क्या है, रेंज क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। रेंज, परिसर क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, जो अधिकतम संख्या और माइनस क्या करते हैं, निम्नतम, जो सबसे कम संख्या होती है उसको घटाया जाता है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 8 है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 8 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपकी -8 होगी, ठीक है। ना कि आप 0 बताएंगे। 0 तो देखिए आपने संख्या रेखा देखी होगी, तो जो संख्या रेखा आपकी होती है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। ये आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और नीचे क्या, इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है। तो ये जो होती है इधर जाते हो तो ये बड़ी संख्या होती है, लेकिन जो ये 0 से छोटी, ये माइनस वाली संख्याएं आपकी होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, वो -8 है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो इसमें आपको परिसर बताना है, रेंज बताना है। तो रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू होता है, पहले मैक्सिमम नंबर लिखेंगे माइनस मिनिमम होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 8 है, माइनस, ये आपको माइनस करना है। सबसे छोटी संख्या -8 है, तो हमको -8 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 16 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 8 थी और सबसे छोटी संख्या -8 थी, तो और 8 -8 ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16,
क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कहा जा रहा है एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। देखिए सिक्का, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसमें देखिए एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो नीचे जो होता है, ये नीचे जो होता है प्रायिकता इसके, यहाँ पे टोटल होता है, यहाँ पे नीचे जो होता है वो टोटल होता है। यहाँ पे 10 बार उछाला जा रहा है तो नीचे कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कितनी बार हेड और टेल आ रहा है। देखिए हेड कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार हेड आता है, ठीक है। 6 बार हेड आ रहा है, मतलब 6 बार हेड आएगा। ऊपर जो है वो आपकी इच्छा होती है, जो आपका डिजायर होता है, ठीक है। ऊपर आपकी इच्छा होती है जितना, देखिए यहाँ पे एच जो है वो जो हेड है वो 6 बार आ रहा है, बाकी आपको 10 बार उछाला जाता है तो 6/10 हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 3/5 आएगा, ठीक है। 3/5 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ना। इसको आप काटोगे तो 3/5 आएगा, जैसे 2 क्या 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, संख्यात्मक व्यंजन 3/7 धन -7/8 इज इक्वल टू 25/56 दिखाता है कि, ऑप्शन देखिएगा, परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन अभी हम समझेंगे। अब देखिए सेकंड में कहा जा रहा है परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत होती हैं, परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत होती हैं, परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत संवृत होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या है, जिसे P/Q में लिखा जा सके और क्यों आपका 0 नहीं होना चाहिए, वही आपका रेशनल नंबर होता है। इसमें कहा जा रहा है, देखिए ये रेशनल नंबर, ये R1 और R2 जुड़ के क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है आपका। R1 और R2 जुड़ के क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो ये योग के अंतर्गत जो होती हैं वो क्लोज्ड होती है ना, अंडर क्लोज्ड एडिशन होती हैं। आप देखिए कोई भी नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा इक्वल टू में, जैसे 2 + 3 ये नेचुरल नंबर है ना, तो इक्वल टू 5 ही आएगा। कोई भी संख्या जोड़िए आप तो वो नेचुरल नंबर ही आता है। तो वही बात है यहाँ, रेशनल नंबर R1 जो है वो R1 आप जोड़ोगे प्लस R2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आपका आएगा, ठीक है। तो ये योग के अंतर्गत जो होती है वो संवृत होती है, ठीक है। व्यवकलन के अंतर्गत देखिए संवृत नहीं होंगी। व्यवकलन के अंतर्गत अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका इंटीजर आएगा, ठीक है, तो वो इंटीजर में आ जाएगा। गुणन के अंतर्गत भी ये नहीं होता है और विभाजन के अंतर्गत तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। ये योग के अंतर्गत संवृत होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, बंधी हुई होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। पिरामिड, प्रिज्म, शंकु, गोला। तो देखिए आपने पढ़ा होगा क्या, किसमें शीर्ष नहीं होता है, वर्टेक्स किसमें नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिए गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता, ये गोला है आपका, गोले में देखिए कोई भी शीर्ष होता है, कोई भी शीर्ष गोले में आपका नहीं होता है, ठीक है। जबकि पिरामिड में होता है, प्रिज्म में होता है और शंकु में भी होता है, ठीक है। वर्टेक्स आपका होता है, लेकिन जो है गोले में जो है वो शीर्ष नहीं होता। पूछा था किसमें शीर्ष नहीं होता, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बिल्कुल आसान है, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यदि 5/7 की पावर 4 है, इंटू में मल्टीप्लाई में देखिए 5/7 की पावर -3 है, इज इक्वल टू 5/7 पावर 5x - 2 हो तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 5/7 5/7 5/7 है ना, दो सब सेम है। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, घातांक आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है, देखिए जब आधार सेम होता है, आधार इंटू में है ना, ये देखिए ये हमने जो लिखा हुआ है, देखिए ये आधार a है, ये इससे सपोज दैट आप a करिए समझने के लिए, ये भी a है। तो जब देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तो क्या होता है, पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाता है, a की पावर हो जाता है m + n हो जाता है ना, पावर ऐड हो जाती है जब आधार सेम होता है। तो यहाँ पे भी आधार सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर ऐड होगी तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ये समझ में आए, पावर तो आपकी जुड़ जाएगी, तो जब जुड़ेगी तो यहाँ पे -3 है, तो 4 - 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5/7 की पावर 1 आएगी, इज इक्वल टू में इधर क्या है, 5/7 की पावर है 5x - 2, है ना। अब देखिए जब ये दोनों सेम है तो इसका घात जो है वो बराबर होगी, है ना, घात इसकी बराबर होगी, तो 1 इज इक्वल टू 5x - 2 हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, देखिए 1 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा,
4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, तो पावर भी इसकी बराबर होगी 5x - 2, है ना। अब देखिए 2 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3/5 आएगा, है ना। 3/5 ये आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, है ना। 2 इधर आएगा तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/5 आएगी, ठीक है। तो इसका 3rd ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। देखिए प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। माना कि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हैं जो, ठीक है, जहां a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 2/3 दिया है और c इक्वल टू -5/6 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आप देखिए वैल्यू भी नहीं रखनी, केवल आपने अगर प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी तब भी आप आंसर कर पाओगे, है ना। यहाँ अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको बताना होगा जब दोनों साइड बराबर आएगा तब, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, ये आपने पढ़ा है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। चाहे आप a + b, चाहे जिसको आप पहले जोड़िए बाद में जोड़िए, बाकी इधर अगर कहीं रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो चेंज आएगा, लेकिन प्लस जो जोड़ होता है, पहले आप a + b जोड़िए या b + c जोड़िए, वो एक ही आएगा। तो इसका आंसर होगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है वो क्या है। देखिए ज्यामितीय अंश के रूप में अंश के बीच संबंध दिखाता है वो क्या है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, दंडालेख है या चित्र लेख है। देखिए चित्रलेख क्या होता है, पिक्टोग्राफ क्या होता है, जैसे कोई फिगर होता है उसको देख के हम बताते हैं। जैसे देखिए आपको आम का फिगर बना हुआ है, किसी भी चीज़ का फिगर बना हुआ है तो उसको देख के बताइए कितने आम है, तो जब फिगर को देख के बताते हैं तो वो आपका चित्रलेख होता है। दंडालेख क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है। देखिए हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम आपका ऐसे बनता है, देखिए अंतराल बताता है ना, कि ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 3 से 5, 5 से 3, ऐसे हिस्टोग्राम आपका होता है। लेकिन दंडालेख में क्या होता है, देखिए दंडालेख में क्या होता है, जैसे दंडालेख आपका ऐसे बनता है। दंडालेख जैसे ये देखिए, किसी भी सन के बारे में बताना हो गया, ये 2000 हो गया, ये 2001 हो गया, ये 2003 हो गया, ये आपका दंडालेख होता है, ठीक है। ये आपका दंडालेख है। पाई चार्ट इसका आंसर होगा। देखिए पाई चार्ट में आप कैसे बनाते हो, पाई चार्ट ऐसे बनाते हो ना, इसमें आपको अंश दिखाना होता है। देखिए इसमें हम ऐसे करते हैं तो ये बता सकते हैं ना, इसका इतना अंश का इतना भाग ये दिखाता है। ये किस में दिखाता है, ये पाई चार्ट है आपका। तो वही आपको बताना था, जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध दिखाता है वो आपका पाई चार्ट होता है, कि इसका इतना भाग, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, पाई चार्ट 2nd इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। कहा जा रहा है यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p है, ये आपको बताना है। देखिए q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो p क्या है। कहा जा रहा है कि q इक्वल टू क्या है, p का वर्ग है, p² है, तो p क्या होगा ये आपको बताना। तो p क्या होगा, p का स्क्वायर इधर चला आएगा तो हमारी p की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट q हो जाएगा, ठीक है। तो p क्या है, q का वर्गमूल है। ये ऑप्शन नंबर 2nd में कहा जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2nd इसका आंसर होगा, q का वर्गमूल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, तो q इक्वल टू p का वर्ग हो जाएगा। तो हमें p की वैल्यू बतानी थी, तो जब स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो p का क्या है, q का वर्गमूल है, 2nd इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। इसमें आपको देखिए अंडर रूट वर्गमूल निकालना है। देखिए 91 अंडर रूट देखिए 70 है, फिर 121 है। अब देखिए अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कैसे आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि 91 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, आप इसमें कुछ भी जोड़ो। देखिए क्योंकि ऑप्शन भी आपके सामने दिया ही हुआ है। देखिए 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 का वर्ग क्या, 81 तो यहाँ पे नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें 90 प्लस लाना है। कोई भी देखिए 121 का अगर यहाँ पे 11 ऐड होगा, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे आप, है ना, तो ये 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 जुड़ेगा तो वैसे ही ये 100 हो जाएगा। तो ये कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आएगी तो वो क्या होगा, वो 91 से प्लस ही होगा। तो देखिए 9 तो हो नहीं सकता, तो मतलब 10 हो सकता है ना, 10, क्योंकि 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है ना, तो 10 ही इसका आंसर होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे एलिमिनेट करते हैं, वैसे आप निकालोगे तो पहले 121 का अंडर रूट निकालो तो 11 आएगा, तो 11 जब 70 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का जब रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 91 में जब 9 जुड़ेगा तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल आपका 10 आएगा। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता अगर और कोई वैल्यू होती थी, लेकिन जो आसान तरीका है, अगर आपको देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो ये 91 के प्लस ही होगा,
मतलब उससे कम का स्क्वायर नहीं होगा। अब 9 तो आपका होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। 9 तो आपका बिल्कुल ही गलत है, कोई भी वैल्यू इसमें जुड़ेगी तो ये 10 का वर्गमूल होगा, इसलिए इसका सेकंड आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 42 देखिएगा। कहा जा रहा है एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। ठीक है, समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए एक पंक्ति है जिसमें 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं और पंक्ति की संख्या कहा जा रहा है कि समान रहे, मतलब जितने पौधे इस साइड में लगाया जाए, जितना भी रो है उतना इसका कॉलम होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। टोटल कितने हैं? टोटल 784 पौधे लगाए जाते हैं, है ना। तो n की संख्या बतानी, तो ये देखिए 784 का, देखिए इसमें अगर जिसको नहीं आ रहा है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो n स्क्वायर की वैल्यू दी गई है आपको। ठीक है, n स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 784। जितने रो में लगाना है उतना कॉलम मतलब सेम लगाना है। ठीक है, इधर इधर दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, पौधों की संख्या टोटल कितनी है? 784 है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 784 है। तो जब हमें n की संख्या पूछ रहा है, पौधों की संख्या पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना। 784 किसका स्क्वायर होता है? देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो ये 900 तो है नहीं, ये है 784। 18 का स्क्वायर तो ये है नहीं, ये है 28 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा 28। सेकंड आंसर इसका होगा। देखिए 18 होगा नहीं, 38 तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, 48 तो होगा ही नहीं, है ना। आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए 18 तो 784 का वर्ग होगा नहीं, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18। अगर आपको 18 का वर्ग नहीं आ रहा तो अब आप 20 का स्क्वायर निकालिए। 20 का कितना होता है? 400 होता है ना। तो 400 तो है नहीं, 784 है। और 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर होता है 3 त्रिका 9, 900 होता है ना। 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। तो ये है 784, मतलब 30 के स्क्वायर से कम है। तो 30 के स्क्वायर से कम एक ही संख्या आपकी दी गई है 28, इसीलिए यही आंसर आपका हो जाएगा। और 38 तो और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, 900 से ज़्यादा हो जाएगा, 48 और बड़ा हो जाएगा। 18 तो आपका होगा नहीं, 28 इसका आंसर होगा। देखिए जिसको नहीं आता वो ऐसे एलिमिनेट करके आंसर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिए दो राशियां x और y व्युत्क्रम रूप में जब आगे बढ़ती हैं, व्युत्क्रम मतलब x प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है व्युत्क्रम, है ना। व्युत्क्रम कहा जा रहा है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y होगा। तो ये जब व्युत्क्रम के रूप में जब ये आगे बढ़ती हैं तो क्या होता है? इनका जो गुणा होता है, इनका गुणा क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। तो x, अगर आप इसको देखिए गुणा भी करेंगे तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1 होगा, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट है। एक क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी राशि जो है वो उसके व्युत्क्रम के रूप में आगे बढ़ती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो इसमें क्या दिया गया है? उसके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, उसके संबंधित मानों का गुणन एक समान रहता है ना। ये सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा, उस गुणन एक समान रहता है ना। वही बता रहे हैं, जब कोई राशि उसके व्युत्क्रम के रूप में आगे बढ़ती है तो उसका गुणा जो है वो एक समान रहता है, ना कि अनुपात, ना कि योग और ना कि अंतर। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, ये तो प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कहा जा रहा है, दिया है 7y को 6 से मल्टीप्लाई आपको करना है, जो वैल्यू आपकी सेम आएगी। किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 8 से, 6 से, 4 से, 2 से। तो y का मान आपको बताना है। y का क्या मान होगा? 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। 7y को 7y y की जगह पे क्या वैल्यू रखो आप, जिससे जो है ये सेम वैल्यू आए। अगर देखिए y का मान 8 रखेंगे तो 8 चौक 32, ये भी सेम नहीं आएगा। 6 रखेंगे तो 36, 6 7 42, ये भी सेम नहीं आएगा। लेकिन 4 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखेंगे आप, देखिए 7 y की वैल्यू 4 रख रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 चौके 24 और 7 चौके 28, 28 4 सॉरी 6 7 42, 6 7 42 हो जाएगा और 6 चौक 24 था 2, 42 और 4 44, मतलब तब y की वैल्यू 4, अगर 4 रखेंगे तब जो है y की वैल्यू ये सेम आएगी। ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन दिया हुआ है और आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए ऊंचाई पूछा तो आपने आयतन इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी इक्वल टू, देखिए आयतन, वी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। आप ये समझ जाइएगा, हम बोल रहे हैं ये वॉल्यूम, आयतन इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। आयतन आपका दिया हुआ है 140 मीटर क्यूब, 140 आपका आयतन इज इक्वल टू आधार का क्षेत्रफल 700 इंटू हाइट। आप इसको काटोगे, 0 से 0 जाएगा और 14 पंचे 70 हो जाएगा, है ना। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू आएगी 1/5 आएगी, ठीक है। एच की वैल्यू 1/5 आ रही है, एच इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि ये आपका मीटर में आ रहा है, दिया है आपका, देखिए क्षेत्रफल भी मीटर में है, आयतन भी मीटर में है, तो मीटर में है, आपको आंसर सेंटीमीटर में लाना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। तो 20 सेंटीमीटर सेकंड ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, ये पैडागोजी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए योग पढ़ाना है आपको, तो सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी, आईसीटी का उपयोग, रोल प्ले, मॉडल का प्रयोग, बहुत सारी समस्याएं, प्रश्न हल करना, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे उपयुक्त रणनीति जो होती है वो आपकी रोल प्ले होती है ना, जो बच्चे खेल के द्वारा, है ना, रोल प्ले जब खेल के द्वारा सीखते हैं बच्चे, तो सबसे उपयुक्त रणनीति आपकी सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उनके छात्र में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है, फिर 96 जोड़ते हैं जिससे 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। तो गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसने क्या समझा, इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, 48 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसने 48 को 4 बार जोड़ा है ना, 48 को इसने 4 बार जोड़ा है, फिर आंसर किया है। इस तरह इसने बताया कि 48 फिर 48 जोड़ेंगे तो 96 होगा, फिर 48 जोड़ेंगे तो कितना 192 होगा, ठीक है। इसने इसको क्या समझा है, जोड़ के रूप में सॉल्व किया, ना कि गुणा किया है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उससे हमें आंसर करना है। देखिए ऑप्शन को पढ़िएगा, बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया। देखिए गलत विधि का उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है, कहा गया है कि गलत विधि का उपयोग किया गया। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिथम का उपयोग करना चाहिए, ये गलत बात है। सेकंड में कहा गया उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है। क्यों नहीं आई भाई, वो किया है ना, वो जोड़ के किया है। दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है। फोर्थ में कहा गया है उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, ये बात करेक्ट है ना। उसने गुणा को देखिए 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने योग के रूप में समझा है कि 48 को 4 बार जोड़ा है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, हमें देखना है कहाँ बच्चा एक्टिव है। सारी बातें बच्चे के हित में होनी चाहिए, बच्चा कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, ये क्या है, एक बेसिक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, ये बात ठीक है। एनसीईआरटी भी आपका कहता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से, जो उसके दैनिक जीवन से हमें रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर वही पढ़ाना चाहिए, ये आपकी गतिविधि होनी चाहिए, प्रारंभिक गतिविधि। तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ाने की घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए, तो ये कोई उपयुक्त तरीका नहीं है आपका, ठीक है, गतिविधि नहीं है। बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। तो सबसे अच्छा तरीका आपका फर्स्ट ऑप्शन है, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। तो पूर्व अनुभव जो होता है ये उसका पूर्व ज्ञान, जिसमें वो पॉजिटिव आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मतलब असेसमेंट, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र के विकास की निगरानी करना,
दूसरा है निर्देशक निर्णय लेना, तीसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। देखिए बच्चों की रैंकिंग हमें नहीं करना है कि बच्चा कौन सा तेज है या किसका हाईएस्ट परसेंट है ना, किसको कौन सा लो है, तो हमें रैंक नहीं करना कि ये बच्चा अच्छा है, ऐसा नहीं करना। तो यही बात देखिए आपको पूछा ही था कि मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो डी ही आपका नहीं है, ये डी आपका उद्देश्य नहीं है। तो डी किस में दिया गया है, देखिए आप इसमें जाके 4 ना लगाइएगा, डी दिया गया है सेकंड में, इसलिए सेकंड आंसर होगा इसका, ठीक है, डी ये इसका आंसर होगा। देखिए छात्र के विकास की निगरानी करना, ये भी आपका असेसमेंट का हिस्सा हो जाएगा। निर्देशक निर्णय लेना, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तो हम ये निर्णय ले सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं आपको कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, तो हम आपको निर्देश देंगे, है ना, कि आपको ये प्रॉफिट लॉस आता है ना, नंबर सिस्टम आपको आता है, तो आपके लिए हम निर्णय ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी असेसमेंट हो जाएगा, लेकिन जो है रैंकिंग, बच्चों को रैंक नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, यही आपसे पूछा हुआ था, तो डी इसका आंसर होगा, डी आपका सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा हुआ है, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, ये तो आपका होगा नहीं, है ना। प्रदर्शन विधि, व्याख्यान, केवल व्याख्या से मैथ आपका चलेगा नहीं ना। गतिविधि आधारित विधि, गतिविधि जो है ये प्राइमरी लेवल पे अच्छा होता है, सेकेंडरी पे आपका, उच्च लेवल पे आपका समस्या समाधान विधि, है ना, समस्या समाधान विधि। अपर प्राइमरी लेवल जो होता है वो समस्या समाधान विधि सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी। अगर आपसे प्राइमरी पूछता तो आप थर्ड ऑप्शन लगाते, लेकिन यहाँ पे होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, ये आपको बताना है। गणित अधिगम के लिए कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, ये आपसे पूछ रहा है। एक समस्या को कई बार हल करना, एक समस्या को कई बार हल करना, किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, यही आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग कहती है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी यही कहती है कि किसी भी देखिए कोई भी चीज़ करो उसके कई तरीके से उसका आंसर जब होता है तो वही आप क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ठीक है। एक समस्या को कई बार हल करना ये नहीं होगा, सेकंड इसका आंसर होगा किसी समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोज करना, ठीक है। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए सबसे आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में कहा जा रहा है सूत्र याद करना, तो याद करने पे तो फोकस ही नहीं करना है। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसी ढंग से नकल करना, तो यहाँ बच्चा कहाँ एक्टिव है, ना तो यहाँ एक्टिव है, ना ही यहाँ एक्टिव है, ना ही यहाँ एक्टिव है। एक्टिव कहाँ है बच्चा, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या है, ये आपको बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में जब बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं तो ये रणनीति क्या होगी, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित, डिस्करेज नहीं करना आपको, ठीक है। एक वर्ड होता है प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि हतोत्साहित, तो मना नहीं करना है आपको, ठीक है। सेकंड में कहा गया है कक्षा को कोलाहलपूर्ण, मतलब कक्षा को शोर, क्वेश्चन बच्चे करेंगे तो कक्षा में शोर होगा, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनिंग तो करना चाहिए ना, नहीं तो बच्चे अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पाएगा, वो गलत ही समझता चला जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है बच्चों के बीच तनाव पैदा करता है, तो तनाव पैदा नहीं करता। फोर्थ में कहा गया है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब बच्चा सोचेगा ना तो यही आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बच्चा जब सोचेगा उस पर, क्वेश्चनिंग करेगा, उस पर सोचेगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, तो यहाँ बच्चा एक्टिव होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल माप सिखाया है, लेकिन उसके कई छात्र क्षेत्रफल और आयत की विभिन्न इकाइयों के उपयोग, आयत नहीं यहाँ पे आयतन होगा, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है। बच्चों में इस प्रकार के भ्रम का कारण क्या हो सकता है, ये आपसे देखिए। ये क्षेत्रफल और आयतन, मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना। तो ये इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा आयतन होता है और कौन सा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये इसमें जो है उलझन में है। तो इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, तो याद नहीं किया बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये कोई कारण नहीं है। अलग अलग इकाइयों को उसके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना
सभी को एक साथ बताया गया है, ये बात करेक्ट हो जाएगी कि हमने उसके पूर्व ज्ञान से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ा नहीं है, यही इसका कारण हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। कठिन विषय है इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आया, इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने उसके दैनिक जीवन, उसके पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ा नहीं है, इसलिए वो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब क्षेत्रफल और आयतन में कंफ्यूजन में है, उलझन में है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। कक्षा में जो है गणितीय वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप मतलब कम्युनिकेशन बताया गया। ठीक है, कक्षा में कम्युनिकेशन करना मतलब बातचीत करना, प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, गणित में डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत में सक्षम होना चाहिए, केवल बातचीत में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना, केवल बहस दिया गया है इसलिए गलत होगा। बच्चों को गणित की कक्षा में परिमेय और सूत्रों के बारे, देखिए सूत्र परिमेय जहां है वो एकदम ही गलत हो जाएगा, बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग, देखिए यही इसका आंसर होगा। क्यों, देखिए जब टीचर पढ़ाता है तो उसका वही उद्देश्य होता है कि बच्चा सही भाषा सीख जाए कि किसको कहाँ कैसे यूज करना है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए निदानात्मक परीक्षण और क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण शिक्षण, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हमने ईवीएस में देखिए पैडागोजी वाली क्लास में भी करवाया हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी अभी सीडीपी की मैराथन आने वाली है, बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे हमने ईवीएस का करवाया हुआ है, पूरा आपके लिए थ्योरी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। नैदानिक परीक्षण क्या होता है, जैसे कि आप जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो पहले वो आपसे क्या पूछता है, पहले वो पूछेगा ना कि आपको क्या हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा देगा। ये तो है नहीं कि आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे बस बैठोगे बस तुरंत दवा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना। पहले वो पूछेगा कि आपको हुआ क्या है, तो उसी की तो दवा देगा, है ना। बुखार की जगह पे सर दर्द की दवा दे देगा या किसी और की दवा दे देगा। तो जब वो पूछेगा कारण, है ना, उसका जब रीजन जानेगा तभी तो वो उसका क्या होता है, उपचार होता है, तब वो उसका उपचार करता है उसी के अकॉर्डिंग। जब वो जानेगा कि आपके सर में दर्द है तभी तो सर के दर्द की दवा देगा, ऐसा नहीं कि तुरंत जाके बैठोगे तुरंत आपको दवा ही मिल जाएगी। तो क्या होता है कि बच्चों की समझ में अंतर को जानेंगे कि बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं ना, वही आपका क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, नैदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। सेकंड में कहा जा रहा है माता पिता को प्रतिक्रिया देना, ये भी नहीं होगा। प्रगति रिपोर्ट भरना, ये नहीं होगा। अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र योजना बनाना, ये भी नहीं होगा। यह होता है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, बच्चे गलतियां कहाँ कर रहे हैं, जब हम ये जान जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसका उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दोनों क्वेश्चन बन गया है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों से क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, यहाँ शिक्षण पूछ लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, देखिए फोर्थ इसका आंसर होगा। फोर्थ में कहा जा रहा है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, है ना। हमको ये पता चल जाए कि ये बच्चा यहाँ गलती कर रहा था, तो जब हम उसकी गलती को दूर करेंगे तब उसका क्या हो जाएगा, तब हम उसका उपचार कर देंगे, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया है, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए ये भी नहीं है। खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए ये भी नहीं होगा। आपका उपचारात्मक शिक्षण यही होता है, जैसे हमने आपको बताया, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तब वो आपसे रीजन पूछता है कि आपको हुआ क्या है, तब जब आप सर दर्द बताओगे तो वो उसका कारण जान गया, है ना। जब कारण जान जाएगा तो सर के दर्द की जब वो दवा दे देगा तो उसी की दवा दे रहा है ना, तो उसका उपचार कर रहा है। तो ये होता है उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये आपका उपचारात्मक शिक्षण होता है। जब कारण जानेंगे तो निदान होगा, लेकिन जब उस दूर करेंगे बीमारी को तो आपका उपचार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, इसका आंसर तो एकदम आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। मानदर्शन, देखिए विजुअलाइजेशन है, रटना है, आकलन है और मापन है, ये आपको बताना है। देखिए तो रटना, देखिए रटना ये एकदम निगेटिव पॉइंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, देखिए ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है ना। विजुअलाइजेशन हो गया,
है ना, एस्टिमेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया। लेकिन रटना आपको किसी भी सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट सीटेट में होता है, आपका किसी में रटना जो है ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, एक तरह से आप टैग वर्ड मान सकते हो। तो यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या कथन है। गणित सीखने में जो त्रुटियां, जो गलतियां होती हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या कथन है, आपको बताना है। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका तो होती है ना, तब हम ये जान पाते हैं कि बच्चे यहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है। तो ये एक सत्य है ना, ये एक जरूरी चीज है। जब बच्चे त्रुटि करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे इनको यही समझ में नहीं आ रहा है। तो असत्य नहीं है, ये एक सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि असत्य है, लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ये बात तो गलत हो जाएगी। सत्य है क्योंकि बच्चे की सोच को दर्शाती है। देखिए सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा कि सत्य है, ये बच्चे जो त्रुटियां करते हैं क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है असत्य है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि गणित सटीक है। फोर्थ में कहा जा रहा है सत्य क्योंकि त्रुटियां माप प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है, अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है, इसलिए फोर्थ भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा सेकंड। तो बच्चे की जो त्रुटियां करते हैं, त्रुटियां आपकी महत्वपूर्ण होती है, तो बच्चे की त्रुटियां जब हम जानेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षिका ऐतिहासिक स्थान की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि। देखिए जो आपका शेप्स होता है, मतलब आकार के बारे में जब आप पढ़ा रहे हो तो किसी ऐतिहासिक स्थान के बारे में, जैसे अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे आप लाल किला जाओगे तो वहाँ का शेप कैसे, गुंबद का आकार का है ना, और कहीं भी जाओगे आप तो कहीं कहीं कैसे होता है, देखिए गोल आकार का होता है। तो शेप्स जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैसे, देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन है अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, तो पाठ्यक्रम पूरा होना ये गलत हो जाएगा। या संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा, ये तो एक बात ठीक हो सकती है क्योंकि हमें देखिए 3-4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए सी में कहा गया है आकार हर वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पे आकार वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है, इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। डी में कहा जा रहा है शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए, सिफारिश की जाती है इसलिए आयोजन किया जाना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे केवल सी का ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए हम केवल सेकंड के साथ जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला। घन का निकालने के लिए कहा गया, उसने आयतन निकाला। तो गणना में त्रुटि के क्या कारण है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है, तो छात्र उबाऊ पाता है, ये कोई बात नहीं, ये गलत हो जाएगा। बी में कहा जा रहा है कि छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त ही नहीं है, बताइए। सी में कहा जा रहा है छात्र उपयुक्त नहीं है। सी में कहा जा रहा है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। डी में कहा जा रहा है छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया, अगर समझ गया होता तो निकाल लेता ना घन, आयतन की बजाय वो घन निकाला जा रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है वो गलत बना लिया है ना, अपने दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो गलत बना लिया है। तो सी इसका आंसर होगा, सी फर्स्ट ऑप्शन में ही कहा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन से 2018 के जो आपके पूछे गए थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ के। दूसरे सेट में हम दूसरा सेट सॉल्व करेंगे कि मैथ के 30 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे।